हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग, नमस्कार, वेलकम। स्वागत है आप सभी का जीएसपीपी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज की इस वीडियोस में हम समझेंगे रेस्पिरेटरी फेल्योर के बारे में। सो लेट्स बिगिन स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। रेस्पिरेटरी फेल्योर इज ए कंडीशन विच रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल इन वन और बोथ of its gas exchange function, oxygenation and carbon dioxide elimination। ऑल राइट। सो क्या होता है रेस्पिरेटरी फेल्योर? एक आपकी कंडीशन है जिसमें क्या होता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो जाता है, आपका प्रॉपर तरीके से आपका वर्क हो, आपका जितना वर्क करना चाहिए वैसा वर्क नहीं करता है, सिस्टम वो कोलेप्स हो जाता है, फेल हो जाता है। वन और बोथ गैस एक्सचेंज, जैसे कि आपकी CO2 और O2 दोनों गैस के बीच आपका एक्सचेंज नहीं होना या फिर एक गैस के बीच आपका एक्सचेंज नहीं हो पाना, आपका सिस्टम जो फेल हो जाता है, आपका फंक्शनिंग नहीं कर पाता है, सेसिस हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, दैट इज आपका रेस्पिरेटरी फेल्योर। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेट नहीं कर पाना, गैसेस को एक्सचेंज नहीं कर पाना। इट कैन रिजल्ट फ्रॉम द वैरायटी ऑफ डिसीज अफेक्टिंग एयरवे, लंग्स, चेस्ट वाल एंड रेस्पिरेटरी मसल्स। ओके, तो इट कैन बी रिजल्ट किसकी वजह से आपको हो सकता है? वैरायटी ऑफ डिसीज की वजह से हो सकता है, जैसे कि आपका हो गया अफेक्टिंग, जो कि आपकी एयरवे को अफेक्ट करती है, लंग्स को अफेक्ट करती है, चेस्ट वॉल को, और रेस्पिरेटरी डिसीज को और रेस्पिरेटरी मसल्स को जो स्पेशली अफेक्ट करती हैं। COPD हो गया, अस्थमा हो गया, केरोनिक एम्फाइसेमा हो गया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया। तो ये सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, मल्टीपल यहाँ पर आपके कॉजेज रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। निमोनिया हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया, शॉक हो गया, स्ट्रोक हो गया, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो गई, अस्थमा हो गया, निमोनिया, तो ये भी आपका एक डिसीज एसोसिएटेड आ सकती है। मतलब कि आपका रेस्पिरेशन जो है वो फेल हो जाना, एक कंडीशन होना जहां पर जाकर के आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका गैसेस को एक्सचेंज करने में, उनको एलिमिनेट करने में, आपके लंग्स से बाहर निकालने में फेल हो जाना, अपना वर्क नहीं कर पाना, दैट इज रेस्पिरेटरी फेल्योर कंडीशन, जब आपके कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एलिमिनेट नहीं कर पाना। इट कैन बी रिजल्ट क्यों हो सकता है आपका? वेरियस अलग अलग टाइप्स की आपकी डिसीज की वजह से, जो कि आपके अफेक्ट करती है, जैसे कि आपकी एयरवे की हो गई, लंग्स की हो गई, निमोनिया हो गया, अस्थमा हो गया, एम्बोलिज्म हो गया, स्ट्रोक हो गया, शोक हो गया, COPD हो गया, ARDS हो गया। तो दैट इज आपकी डिसीज हो सकती है जो कि आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स को अफेक्ट करती है स्पेशली। अब इसके टाइप भी दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन आपका आ जाता है टाइप 1 में आपका हाइपोजेमिक रेस्पिरेटरी फेल्योर, सेकेंड आता है आपका हाइपर कैप्निक रेस्पिरेटरी फेल्योर। तो आपका फर्स्ट आ जाता है हाइपोजेमिक। हाइपोजेमिक में क्या होता है? कैरेक्टराइज बाय द लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर क्या होता है आपका ऑक्सीजन का लो लेवल हो जाता है, कितना आपका 60 mmHg से कम हो जाना, लेस देन आपका O2 60 mmHg से कम होना, विथ नॉर्मल और लो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। साथ ही साथ इसके क्या हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल या तो नॉर्मल हो सकता है या फिर लो हो सकता है, पर जो आपका O2 का लेवल है वो कितना आपका लेस देन 60 mm ऑफ Hg होना, दैट इज आपका क्या हो गया, हाइपोजेमिक रेस्पिरेटरी फेल्यूर। ओके, कॉमन कॉज इसका क्या होता है आपका? निमोनिया हो गया आपका, राइट, पल्मोनरी एडिमा हो गया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, ARDS सिंड्रोम एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये इसके क्या होते हैं, कॉमन कॉजेस होते हैं। एक बार और मैं रिपीट करूंगा, निमोनिया हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ARDS सिंड्रोम और पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ये इसके कॉमन कॉजेस हो सकते हैं। देन आ जाता है आपका टाइप 2 हाइपर कैप्निक रेस्पिरेटरी फेल्यूर। टाइप 2 हाइपर कैप्निक रेस्पिरेटरी फेल्यूर, लेट्स सी, कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। इसलिए उसमें हमने क्या देखा था, O2 का लेवल कम हो रहा था और CO2 का लेवल या तो कम हो सकता है या फिर नॉर्मल हो सकता था, पर यहाँ पर क्या बताएं, एलिवेटेड, आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, एलिवेट हो जाएगा इन द ब्लड। कितना होगा आपका एलिवेटेड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल PCO2 मोर देन 50 mm ऑफ Hg, कितना 50 mm ऑफ Hg से ज्यादा हो जाना, 50 mm ऑफ Hg, राइट। सो
ऑफन एसोसिएटेड विद हाइपोक्सिया, ये किससे आपका एसोसिएटेड हो सकता है, हाइपोक्सेमिया से आपका एसोसिएटेड हो सकता है। कॉमनली कॉज इंक्लूड क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, कॉमनली जो कॉज होता है वो किससे होता है, सीओपीडी से। सीओपीडी का फुल फॉर्म होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। सीवियर अस्थमा, सीवियर अस्थमा की वजह से भी हो सकता है। ड्रग का ओवर डोज लेने की वजह से, ओवर यूज की वजह से भी आपका हो सकता है। कुछ आपको न्यूरोमस्कुलर डिसीज होती है उसकी वजह से भी आपका हो सकता है। न्यूरोमस्कुलर डिसीज मीन्स आपका न्यूरॉन्स मसल्स को प्रॉपर आपका कॉन्टेक्ट रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं, स्पेशली आपकी और रेस्पिरेटरी मसल्स में कोई भी डैमेज हो गया तो दैट इज एक रीजन हो सकता है। एंड चेस्ट वॉल एबनॉर्मलिटी, और आपकी जो चेस्ट वॉल है उसमें आपका किसी प्रकार का कोई भी एबनॉर्मलिटी है, चेस्ट वॉल एबनॉर्मलिटी, तो एक रीजन आपका ये भी हो सकता है। फिर हम बात करेंगे कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर के बारे में, क्या क्या इसके कारण हो सकते हैं, क्या क्या इसका रिस्क फैक्टर होगा। तो फर्स्ट वन यहाँ पर आपका आ जाएगा, ओके ऑलराइट। फर्स्ट वन आपका जो कॉजेस में आया जाएगा ब्लॉकेज, सॉरी, टू लिटिल एयर फ्लो और ब्लड फ्लो टू द लंग्स, लंग्स में आपका बहुत ही कम आपका एयर का फ्लो होना और आपका दूसरा क्या होना, आपके ब्लड का कम फ्लो होना, एक रीजन ये हो सकता है। ब्लॉकेज होना, ये आपके किसी भी स्पेशली आपके रेस्पिरेटरी में ब्लॉकेज होना, स्कैरिंग होना, कमी होना और फ्लूइड आपके लंग्स में फिल होना, राइट। इनेबिलिटी टू ब्रीथ प्रॉपरली और डीपली, आप इनेबल होना, डीपली आपको प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाना और इसकी वजह से भी आपको हो सकता है प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाना। एयरवेल और लंग डिसीज आपकी हो सकती है, जैसे कि हमारा सीओपीडी हो गया, अस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया, इंटरस्टिशियल लंग डिसीज। चेस्ट वॉल एंड न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, चेस्ट वॉल एंड न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर में जैसे एमायोट्रैफिक लेटरल स्क्लेरोसिस हो गया आपका, गिलियन बेरी सिंड्रोम और माइस्थेनिया ग्रेविस, राइट। माइस्थेनिया ग्रेविस में आपकी जो मसल्स है वो वर्किंग नहीं कर पाती है, कॉन्टेक्ट एंड रिलैक्स नहीं हो पाती, दैट इज आपका पैरालाइज ऑफ मसल्स हो जाना। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर, अब आपको सीएनएस का कोई भी डिसऑर्डर है, एग्जांपल के लिए होना आपका स्ट्रोक हो गया, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी होना, ड्रग ओवरडोज होना, दैट इज राइट। फिर एक्यूट कंडीशन में जैसे एआरडीएस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सेप्सिस, कोई भी आपको इन्फेक्शन होना, सेप्टिक शॉक होना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होना, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो ऑल अबाउट जितनी भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिसीजेस हैं वो डिसीज की वजह से या वन एक डिसीज हो सकती है, एक से ज़्यादा डिसीज हो सकती है। आपके लंग्स की जो आपकी स्ट्रक्चर है, आपकी लंग्स की जो वॉल है, वहाँ पर आपका लंग्स में प्रॉपर तरीके से टिश्यू को आपके ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाना, आपका ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाना, ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाना, ब्लॉकेज आने की वजह से आपको ये आपको हो सकता है आपका क्लिनिकल एक आपकी कंडीशन होती है जिसमें आपका फेल हो जाता है लंग्स आपका फंक्शन करना, प्रॉपर वर्क करना, जिसमें कि आपका गैसेस का एक्सचेंज होना, एलिमिनेट होना कार्बन डाइऑक्साइड का, O2 का, या तो एक का हो सकता है या दोनों का, वो आपका पॉसिबल नहीं होता, वो आपका फेल हो जाता है, दैट इज आपका रेस्पिरेटरी फेलवर। ऑलराइट, तो इसके रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, स्मोकिंग हो सकती है, यदि आप ज़्यादा स्मोक करते हैं और स्मोक से जो आपको धुआं जाता है वो क्या करता है, आपका फॉग आपके लंग्स को डैमेज करता है, आपकी स्पेशली एल्वियोलाई को क्या कर देता है, नेक्रोस करना शुरू कर देता है, आपका पूरा ब्लैक हो जाता है। फिर क्रोनिक लंग डिसीज, पहले से आपको कोई लंग डिसीज है, एग्जाम्पल के लिए आपके सीओपीडी वगैरह हो गया, निमोनिया हो गया, अस्थमा हो गया, ऑलराइट। फिर इम्यूनो सप्रेसिव, ऐसे पर्सन जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, इम्यून सिस्टम सप्रेस है, उनको भी चांसेस ज़्यादा रहते हैं। रिस्क फैक्टर ओबिसिटी, एडवांस एज यदि ज़्यादा है अबव 60, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर जैसे माइस्थेनिया ग्रेविस हो गया, मसल्स का कोई भी आपको डिसऑर्डर होना, दैट इज एक रीजन हो सकता है। एआरडीएस, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, निमोनिया, हार्ट अटैक, सीओपीडी, ये सारे आपके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। अदर आ जाएगा पल्मोनरी एडिमा होना, हार्ट फेलियर होना, ड्रग और एल्कोहल ओवर यूज, अस्थमा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, शॉक, स्ट्रोक, एक्सपोजर टू लंग इरिटेंट और प्रीमेच्योर बेबी, राइट। ये सारे इसके क्या हो गए रिस्क फैक्टर। अब बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में, मीन्स साइन एंड सिम्टम। तो फर्स्ट वन आ जाएगा डिसेप्निया, मीन्स शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ब्रीथिंग की कमी होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना। टेकिपनिया, रैपिड आपका ब्रीथ होगा, बहुत जल्दी जल्दी आपकी ब्रीथ हो जाएंगी, मोर देन आपकी 25-26 के अबव चली जाएगी, दैट इज एबनॉर्मल आपका ब्रीथ होना।
और फिर अगला आप यहाँ पर हम देखेंगे यूज ऑफ एसेसरी मसल्स टू ब्रीथ। अब जो हमारी नॉर्मल ब्रीथ होती है उसमें हम किसका डायफ्राम मसल्स का ही यूज करते हैं, नॉर्मल हमको विजिबल नहीं होता। पर आपका एबनॉर्मल ब्रीथ होगा तो आपकी जो एब्डोमिनल की मसल्स है उसका भी हमको यूज होगा, और जब आप इंस्पेक्ट करेंगे, फिजिकल आप एग्जामिनेशन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो आपको वो प्रॉपर तरीके से दिखाई देगी। ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, अगला आ जाएगा आपका साइनोसिस। साइनोसिस मीन्स आपका ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन। अब सिंपल सी बात है कि आपके अलग अलग बॉडी के जो टिश्यू है, ऑर्गन है, उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है, प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जा रहे हैं, तो आपको वहां पर क्या होगा, आपकी स्किन में ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, कंफ्यूजन एंड लेथार्जी। अनदर सिम्टम्स क्या होगा, आपका मेंटल स्टेटस वो अल्टर्ड हो जाएगा, जैसे कंफ्यूजन होना, लेथार्जी होना। ठीक है, तो ये आपका एक रीजन हो जाएगा। अगला आ जाएगा आपका टेक की कार्डिया। आपकी जो हार्ट रेट है वो रैपिड हो जाना, इंक्रीज हो जाना। डायफोरेसिस मतलब आपको एक्सेसिव स्वेटिंग होना, रेस्टलेसनेस होना, बेचैनी होना, ब्लर विजन होना, आंखों के सामने आपके धुंधला धुंधला दिखना, अंधेरा छा जाना, कफिंग होना, कफिंग के साथ साथ आपको ब्लड होना, हीमोप्टिसिस होना, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन भी आपको हो जाएगा। ये आपके साइन एंड सिम्टम होंगे। फिर हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन के बारे में। तो फर्स्ट वन आप यहाँ पर करा लोगे आर्टेरियल ब्लड गैस, एबीजी। इसमें आप फाइंड आउट करोगे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कितना है, O2 का लेवल कितना है, आपका पेशेंट एसिडोसिस है, एल्कलोसिस है, व्हाटएवर, वो आपको फाइंड आउट करने के लिए गैसेस का एबीजी आप यहाँ पर करा लेंगे। अगला टेस्ट आपका मेजर, क्यों कराना है हमको, मेजर O2 और PO2 का लेवल, पीएच को एक्सेस करने के लिए, असेस करने के लिए, ऑक्सीजन एंड वेंटिलेशन स्टेटस के लिए। फिर अगला आप कराएंगे चेस्ट एक्सरे, आइडेंटिफाई पॉसिबल कॉजेज, जैसे निमोनिया वगैरह तो नहीं है, पल्मोनरी एडिमा तो नहीं है, न्यूमोथोरेक्स तो नहीं है, ये सारे को रूल आउट करने के लिए आप ये एक्सरे करा सकते हो। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करा सकते हो आप, जिससे कि आपको स्टेटस पता चलेगा लंग्स का कैपेसिटी। इवेल्युएट लंग कैपेसिटी एंड एयर फ्लो टू डायग्नोस अंडरलाइंग कंडीशन, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, दूसरा आप क्या करेंगे, इवेल्युएट करेंगे लंग की कैपेसिटी, डायग्नोस करेंगे अंडरलाइंग कॉजेस को, ईसीजी करा सकते हैं हम। रूल आउट कार्डियक, क्यों कराना है, रूल आउट कार्डियक कॉजेस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन आप करा सकते हो, डिटेल आपको स्टडी के लिए, डायग्नोस करने के लिए, कंडीशन लाइक पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक्सेट्रा, जो कि रेयरली आपका जो कि आपका एक्सरे में कभी कभी विजुअल नहीं हो पाता है, राइट। तो यू कैन गो फॉर सीटी एंड ऑल्सो एमआरआई। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका मैनेजमेंट। अभी आप इसे कैसे मैनेज करोगे, तो फर्स्ट आ जाएगा आपका ऑक्सीजन थेरेपी, राइट। आपको ऑक्सीजन, जो भी आपका नेजल कैनुला है या आपका फेस मास्क है या हाइफ्लो मास्क है ना, आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप पेशेंट को पुट ऑन कर सकते हो। एडुकेट आपका पेशेंट ऑक्सीजन जाना चाहिए, नेसेसरी है तो आप पेशेंट को वेंटिलेट भी कर सकते हो। फिर आ जाएगा मैकेनिकल वेंटिलेशन, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन। फर्स्ट में आपका नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन आ जाएगा, जैसे आपका सीपैप या बाईपैप का यूज कर सकते हो। और इन्वेसिव वेंटिलेशन, जो कि आप इंटूबेट करके एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल करके कर सकते हो इफ द सीवियर केस में, जहां तक पॉसिबल हो। नॉन इन्वेसिव से आपको कवर करने नहीं होता है, फिर आपको यू कैन गो फॉर वेंटिलेशन एंडोट्रेकियल ट्यूब, दैट इज इन्वेसिव वेंटिलेशन, जो कि हम एंडोट्रेकियल ट्यूब इंसर्ट करते हैं, पेशेंट को इंटूबेट करते हैं। ऑलराइट, फिर आ जाएगा आपका मेडिकेशन। मेडिकेशन में आप कौन कौन सी दोगे, ब्रोंको डायलेटर, जो कि आपके ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेगी और आपको ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से जाएगी। कॉर्टिकोस्टेरॉइड दोगे आप, एंटीबायोटिक दोगे आप फॉर इन्फेक्शियस है तो, डायूरेटिक दोगे फॉर पल्मोनरी एडिमा, यदि पल्मोनरी एडिमा है तो आपको डायूरेटिक, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन में डायूरेटिक मेडिसिन दोगे, जो कि फ्लूइड को आपके बाहर निकालेगी बॉडी से, राइट। फिर ट्रीटिंग अंडरलाइंग कॉजेस, जो भी आपके अंडरलाइंग कॉज है आपको उसको भी ट्रीट करना होता है। मैनेजमेंट फॉर प्राइमरी कंडीशन यू कॉजिंग रेस्पिरेटरी फेलियर, जैसे कि आपका एंटीबायोटिक फॉर निमोनिया, निमोनिया है तो उसके लिए एंटीबायोटिक, एंटीकोगुलेंट फॉर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एम्बोलिज्म की वजह से यदि आपको रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है
तो आप एंटीकोगुलेंट देंगे, निमोनिया की वजह से हुआ तो आप यहाँ पर एंटीबायोटिक देंगे, है ना। तो फर्स्ट वन आपको अंडरलाइंग कॉजेज क्या है उसको आपको फाइंड आउट करना होगा, किसकी रीजन की वजह से आपको रेस्पिरेटरी फेलियर हुआ है, राइट। देन आ जाएगा एंश्योरिंग एडिक्वेट न्यूट्रिशन, ना। पेशेंट को आपको एंश्योर करना है, आपको सुनिश्चित करना है कि आपका एंश्योर न्यूट्रिशन होना चाहिए, प्रॉपर आपका हाइड्रेशन होना चाहिए, मैनेजिंग को एग्जिस्टिंग कंडीशन, जो भी आपकी को एग्जिस्टिंग कंडीशन उसको आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। देन रिहेबिलिटेट pulmonary rehabilitation program improve respiratory function and overall health. Effective management of respiratory failure often require a multidisciplinary approach involving respiratory therapist, pulmo- pulmonologist, intensivist, and other healthcare professional. All right. तो कम्प्लीटली आपको रेस्पिरेटरी फंक्शन ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है उसको आपको इफेक्टिव तरीके से मैनेज करना है। आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अलग अलग आप अप्रोच से कर सकते हैं, जैसे कि रेस्पिरेटरी जो थेरेपिस्ट रहते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, इंटेंसिविस्ट हैं, उनकी आप यहाँ पर प्रोफेशनल्स की हेल्प ले करके और इसको आपको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, अंडरलाइंग जो कॉजेस है आपको इसको ट्रीट करना है। तो जो फर्स्ट हमारे यहाँ पर ज़्यादा प्राइमरी फोकस रहेगा वो आपको रिकवर पे रहेगा और आपको सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करना है, जैसे कि आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है तो ऑक्सीजन की यहाँ पर एक्सेसिव यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी, रेस्पिरेटरी आपका रेट चेक करना, रेस्पिरेशन चेक करना, पेशेंट का ब्रीथिंग पैटर्न चेक करना, आपको सेलो ब्रीथ है, डीप ब्रीथ है ना, एक्स्ट्रा एफर्ट देने की जरूरत पड़ रही है पेशेंट का, नॉर्मल आपका ब्रीथ हो रहा है। सो एक बार हम इसको सम ऑफ करना चाहें अदर, तो आपका रेस्पिरेटरी फेलियर का एक कंडीशन है जिसमें आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो फेल हो जाता है, इसमें आपका वन गैस एक्सचेंज फेल हो सकता है या दोनों आपकी गैसेस एक्सचेंज करने में एलिमिनेट करने में फेल हो सकता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपकी अलग अलग वेराइटी ऑफ डिसीज की वजह से हो सकता है, एयरवे की डिसीज की वजह से, लंग्स की डिसीज की वजह से या चेस्ट वॉल की डिसीज की वजह से, जैसे कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया, निमोनिया हो गया, अस्थमा हो गया, ARDS हो गया, पल्मोनरी एडिमा हो गया, राइट, हार्ट अटैक हो गया, शॉक हो गया, स्ट्रोक हो गया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये सारे आपके रीजन हो सकते हैं। फर्स्ट टाइप में आता है आपका हाइपोजेमिक। हाइपोजेमिक में आपका क्या होता है, O2 आपका लेस देन 60 mm ऑफ Hg हो जाता है नॉर्मल से, और CO2 का लेवल या तो नॉर्मल हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। इसके कॉमन कॉज होते हैं निमोनिया, पल्मोनरी एडिमा, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ARDS सिंड्रोम। टाइप 2 में आता है हाइपर कैपेनिक रेस्पिरेटरी फेलियर, जिसमें आपका कैरेक्टराइज में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ब्लड में क्या हो जाता है, लेस मोर देन 50 mm ऑफ Hg, और ऑफन एसोसिएटेड आपका 50 mm Hg से ज़्यादा हो जाना, दैट इज आपका CO2 का एसोसिएटेड हो सकता है आपका कॉमन COPD से, ड्रग का ओवरडोज की वजह से, अस्थमा की वजह से, न्यूरोमस्कुलर डिसीज की वजह से आपको हो सकता है। कॉजेस इसका कम आपके एयर फ्लो कम होना, ब्लड में ऑक्सीजन का आपका कम पहुंच पाना, ब्लॉकेज होना आपके किसी भी रीजन में रेस्पिरेटरी के, ब्रीथिंग आपका प्रॉपर नहीं हो पाना, इनेबिलिटी होना, डीप ब्रीथ में कफ होना, एयरवे लंग डिसीज, COPD होना, निमोनिया होना, इंटरस्टिशियल डिसीज होना, दैट इज रीजन हो सकता है, स्क्लेरोसिस होना, माइस्थेनिया ग्रेविस होना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होना, स्ट्रोक हो गया, ट्रामा हो गया, ब्रेन इंजरी हो गया, ओवरडोज हो गया, ये रीजन आ जाएगा। रिस्क फैक्टर में स्मोकिंग हो गया, क्रॉनिक लंग डिसीज हो गया, इम्यूनोसप्रेसिव, ओबेसिटी, एडवांसेस, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, ARDS, निमोनिया, हार्ट अटैक, COPD, पल्मोनरी एडिमा, हार्ट फेलियर, ड्रग ओवरडोज की वजह से, अस्थमा की वजह से, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, शॉक होना, स्ट्रोक होना, प्रीमेच्योर बेबी, दैट इज रिस्क फैक्टर। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, टेकिकार्डिया होना, यूज ऑफ एसेसरी मसल, साइनोसिस होना, अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, टेकिकार्डिया, डाइफोरेसिस, रेस्टलेसनेस, ब्लड विजन, ब्लड विद कफ, कफ विद ब्लड, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में EBG, चेस्ट एक्सरे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और कंप्यूटेड टोमोग्राफी, CT स्कैन। मैनेजमेंट ऑक्सीजन थेरेपी, मैकेनिकल वेंटिलेशन और मेडिकेशन। मेडिकेशन में ब्रोंकोडाइलेटर, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटीबायोटिक और डायूरेटिक। ओके,
बाईपेप सीपेप और इससे भी काम नहीं चलता है तो फिर आपका एंडोट्रेकियल इन्वेसिव मैकेनिकल वेंटिलेशन। सपोर्टिव केयर में एडिक्वेट न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन मैनेजमेंट, कोएग्जिस्टिंग डिसीज रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम। ऑलराइट, सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।